नमस्कार। गांव के लोग यूट्यूब चैनल के दर्शकों को रामजी यादव का नमस्कार। आज भारत के लिए एक विशेष दिन है और कुछ आश्चर्यजनक भी कि जो लड़ाई एक साल से लगभग भारी रस्साकसी के साथ चल रही थी, वह अचानक उसका पटाक्षेप करने की सरकार ने कोशिश की। आज सवेरे सवेरे देश के लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम पर संदेश दे रहे हैं और उन्होंने किसान आंदोलन के खात्मे के लिए एक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों जो कृषि बिल हैं, जो एक साल से जिनके विरुद्ध सड़कों पर किसान जमा थे, उसको सरकार वापस ले रही बिना शर्त, और बाद में हम रिपील करेंगे जब संसद का सत्र चलेगा शीतकालीन, तब हम इस पर फिर से विचार करेंगे और बहुत पारदर्शी तरीके से इसको लागू करेंगे। बड़ा मज़ेदार वक्त था वह, जब वे अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री हमारे, और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं, कि इसलिए कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं कि जो कभी पूरी नहीं हुई, और बहुत बड़ी बातें उन्होंने की। और किसान आंदोलन के संदर्भ में जब आज उन्होंने एक तरह से हृदय परिवर्तन जैसी परिघटना का परिचय दिया, तो लोगों का भरोसा न करना ही सही था। किसान आंदोलन के संदर्भ में हम देखते हैं कि एक वर्ष के दौरान किसान आंदोलन जिन लोमहर्षक घटनाओं और अनुभवों से गुजरा है, वह पूरी दुनिया में एक मिसाल है। 700 के लगभग किसान इसकी भेंट चढ़े आंदोलन के दौरान। कई लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई, कई लोग बीमारियों से मर गए, कुछ लोगों पर ट्रैक्टर और गाड़ियां चढ़ा दी गईं। तो इस तरीके से किसान आंदोलन एक तरह से सरकार के विरुद्ध एक ऐसा बड़ा जो है जन आंदोलन था, जो कहता था कि जब किसानों के विरुद्ध या कृषि संबंधी कोई बिल आप ले आ रहे हैं और किसानों को इसका कोई इल्हाम तक नहीं है, आपने उसको पारित कर दिया और आप उसको लागू करने जा रहे हैं। यह किसान आंदोलन की जीत है या नरेंद्र मोदी सरकार की हार है, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे बीच बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार विजय विनीत हाजिर हैं, बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर उनका क्या राय है उनकी, किस तरीके से इसको देखते हैं विजय विनीत जी? देखिए, मेरा जो मानना है कि ये जो मोदी जी ने आज सवेरे जो घोषणा की कि हम तीनों कृषि बिल वापस ले रहे हैं, अभी सरकार जो क्या निर्णय लेती है, घोषणाएं तो सरकार बहुत सारी करती है, लेकिन उसे अमली जामा पहनाती है या नहीं पहनाती है, किस रूप में पहनाती है ना, ये देखने की बात है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कुछ, कभी कभी करते हैं कुछ। तो हालांकि मुझे जो लगता है कि जो कई राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसके मद्देनज़र, इसको देखते हुए हमें लगता है कि इनको अपना इरादा बदलना पड़ा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा नहीं पा रहे थे। अगर जा भी रहे थे, लोग दौड़ा ले रहे थे डंडे लेकर के। तो मतलब कि जो वहाँ के किसान हैं, जागरूक हैं, बड़े किसान हैं और खेती करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जैसे ही भाजपा की गाड़ियाँ पहुँचती थी, लोग दौड़ा लेते थे। तो ये बातें जब ऊपर तक पहुँची तो लगा कि ये मामला तो छोटा नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप पूर्वांचल में देखें तो पूर्वांचल, इनको लग रहा था कि पश्चिम का घाटा हम पूर्वांचल से पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर आप देखिए तो पश्चिम से ज़्यादा खतरनाक स्थिति भाजपा के लिए पूर्वांचल में है। अगर आप उठा करके देखें मोदी की बनारस की रैली, अमित शाह की आजमगढ़ की रैली और मोदी की फिर सुल्तानपुर की रैली, तो इन रैलियों में, अभी सुल्तानपुर की रैली अभी हाल में हुई है मोदी जी की, अगर उस रैलियों में देखिए तो मतलब कि जितना ताकत झोंकी गई थी, बनारस से 250 बसें भेजी गई थी उस रैली के लिए, लेकिन वहां भीड़ कितनी जो थी, ज्यादातर कुर्सियां खाली थी। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक का इस सरकार से मोह भंग हो चुका है, और खास तौर पे किसान खासे नाराज हैं। इनके दिल में एक खदबदाहट थी कि ये सरकार अगर रह गई तो वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। लेकिन विजय जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया,
अभी आपने पिछले दिनों लखीमपुर खीरी की घटना को देखा कि उस माने मंत्री के बेटे की गाड़ी चढ़ा दी गई और उससे 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई। और जब इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए, दबाव बना, तो किसानों को मुआवजा देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों का जो बड़ा मोर्चा है कि भारतीय किसान संयुक्त किसान मोर्चा, उसने कहा कि जब तक अपराधियों को सजा नहीं दी जाएगी और जब तक कि मंत्री अजय मिश्र टेनी को माने बर्खास्त नहीं किया जाएगा और निष्पक्ष जांच तब तक नहीं होगी और जब तक ये नहीं होती तब तक हम हटेंगे नहीं, तब तक हम अपने माने दबाव को, अपने प्रदर्शन को वापस नहीं लेंगे। लेकिन सरकार ने अजय मिश्र टेनी को इसके बावजूद माने बर्खास्त नहीं किया कि उनके घटनास्थल पर जिस रिवॉल्वर से गोली चली थी वो अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की थी, गाड़ी उनकी थी और तमाम सारे विटनेस और वीडियो ये बताते थे कि अजय मिश्र टेनी की गाड़ी से और अजय मिश्र टेनी के बेटे की उपस्थिति वहाँ आसपास थी। झूठ बोलने का उन्होंने प्रयास किया, पकड़ा गया, तमाम सारी चीज़ें हुई। तो भाजपा ने इसको क्यों नहीं माने अलोकप्रियता का कारण माना? देखिए, आपको मैं बताऊं कि आपको लगता है कि लखीमपुर का भूत इनका पीछा नहीं करेगा? इस चुनाव में भी लखीमपुर का भूत इनका पीछा करेगा और इनको मजबूर होना पड़ेगा टेनी को हटाने के लिए। नहीं, लेकिन टेनी तो लगातार उनकी सभाओं में उपस्थित है, सभाओं में है। लेकिन आप मैं बताऊं कि पहले योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं को इतना ज्यादा डरा रखा था कि कुछ भी करेंगे, फर्जी केस लाद रहे थे। इसलिए विपक्ष के नेता थोड़ा संभल करके, थोड़ा अपने मतलब एक दायरे में रह करके कोई सरकार इस तरह से खुराफात न कर सके, यह सोच करके वो निकलते थे, यह सोच करके बयान देते थे। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे विपक्ष आक्रामक रवैया अपना रहा है, आक्रामक मूड में आ गया है और वो अब बता देना चाहता है और हर सवाल का जवाब देने लगा है सरकार को। जिस तरह का खेल सरकार कर रही है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 2 दिन पहले अभी अखिलेश ने एक विजय रथ यात्रा निकाली गाजीपुर से लखनऊ तक के बीच। आपने देखा होगा कि सवेरे 11 बजे निकली रथ यात्रा लखनऊ में 16, 15, 17 घंटे बाद लखनऊ पहुंचती है 4 बजे भोर में। तो और हजारों लोगों, लाखों लोगों का हुजूम पीछे पीछे दौड़ जाता है। ये वो वोट नहीं है जो पकड़ करके लाया गया होगा। आपको पता होगा कि आपको मालूम ही होगा कि मोदी की रैलियों में, अमित शाह की रैलियों में लोगों को बुलाने के लिए नाश्ता भी दिया जाता है, मिनरल वाटर की बोतलें दी जाती है और ये भी उड़ती खबरें आती रही हैं कि पैसा भी कहीं कहीं बांटने की बातें चर्चा में आती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद, ढेर सारे लालीपाप दिखाने के बावजूद मोदी और अमित शाह और भाजपा के दूसरे नेताओं का भाषण सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए लोगों के दिलों में एक धधक रही है ज्वाला, जो बदलाव के मूड में है। और हमें जो लगता है कि देखिए खासतौर पे पूर्वांचल में ज्यादातर जो जातियां हैं वो पिछड़ी जातियों के लोग खेती किसानी का काम करते हैं। अगर आप देखें, कोई दूध दुहने का काम करता है, तो कोई भेड़ चराता है, तो कोई बागवानी करता है, तो कोई एग्रीकल्चर, उसमें ज्यादातर पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इनको लग रहा था कि यह जो कृषि कानून है उससे वो, ये जातियां ऐसी जातियां हैं पूर्वांचल की जो सीधे तौर पर जंग नहीं लड़ती है, न जंग लड़ने की स्थिति में है। लेकिन अगर आप देखिए पूर्वांचल की पिछली बार की भी सीटों के बारे में देखिए तो ढेर सारी सीटों पर 1000, 2000, 3000 वोटों से ये मतलब कि प्रतिद्वंदी अखिलेश की पार्टी हारी थी। तो अब इस बार जो निजाम बदला हुआ है और राजभर जो है करीब राजभर की पार्टी खुद 40-50 सीटों पर मतलब कि अच्छा खासा मतलब कि प्रभाव डालती है। उसके बाद इनके साथ जो है बिंद हैं, इनके पास चौहान हैं, इनके पास प्रजापति हैं, इनके जाति आधार पर जो इनके नेता हैं वो अखिलेश के साथ हो गए। इनको लगता है कि ये जो कामगार, जो कमेरा समाज है, ये कमेरा समाज कहीं ना कहीं मोदी के दंभ को तोड़ता नजर आ रहा था।
और जब लगा, नहीं तो आमतौर पे मोदी अपने फैसले नहीं बदलते। लेकिन और पिछले 7 साल के, मैं बताऊं, पिछले 7 साल के अगर आंकड़ों को देखें तो ये पहला मोदी का फैसला है जो लाचार होकर के बदला है, जबकि यही मोदी कुछ महीने पहले तक इन आंदोलनकारियों को कभी आतंकवादी बताते थे तो कभी आंदोलनजीवी बताते थे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता कि अभी आज सुबह की बात है कि इधर घोषणा हो रही है और उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे नई पार्टी बनाएंगे और भाजपा के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर से लेके तमाम दूसरे इलाकों में प्रभावी तरीके से जमे हुए थे। जब गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन लगभग कमज़ोर पड़ गया, इमोशनली भले ही वो बाद में जुट गया, लेकिन सबसे ज़्यादा माने ताकतवर जो जुटान थी किसानों की वो थी सिंघू बॉर्डर और पश्चिमी जो इलाका है पंजाब से रिलेटेड। पंजाब में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दबाव को लेकर ये थोड़ा लोकप्रिय किस्म का निष्कर्ष मुझे लगता है। इसके पीछे जो अडानी अंबानी और गुजरातवाद का जो दबाव था, इसको अगर हम नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा सा हम चीज़ों को सही ढंग से नहीं देख रहे हैं कि किसान आंदोलन तो दरअसल मोदी के लिए मरने मारने का मामला था। इतनी ज़्यादा मैंने बेइज्जती किसानों की उन्होंने करने की कोशिश की। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कितनी बार बुलाया, उन्होंने 9-10 बार बुलाया उन्होंने कि आप आइए विज्ञान भवन में हमारी जो बातचीत होगी, और बिना किसी निष्कर्ष के किसान वापस हो गए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखा। तो क्या और इस बीच में चुनाव हुए, उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली बहुत सारी जगहों पर। ये एक चीज़ हो सकती है, एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या हम उन फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो कारपोरेटवाद से प्रेरित था, या मैंने पूरी की पूरी सरकार कारपोरेट के हितों के लिए काम कर रही थी? उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, एक चीज़ बताऊं कि सरकार कोई भी हो, वो उसके एजेंडे में किसान सबसे ऊपर रहता है, ये बात दिगर है। और मोदी ने जब कारपोरेट को अपना एजेंडे में सबसे ऊपर रखा तब उसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि लोगों को लग रहा था कि किसान आंदोलन 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया और आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी बात आपने कही कि पंजाब की बात, पंजाब में देखिए कोई भी मतलब कि इतना ज़्यादा विरोध हो चुका है, इतनी मौतें हो चुकी किसानों का, इतना आक्रोश है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पंजाबी हैं सब मोदी के खिलाफ है, और चाहे जो भी इनके साथ तालमेल कर ले, ये सत्ता में पंजाब में नहीं आने वाले हैं और इनको उत्तराखंड में भी मात खाएंगे। और उत्तर प्रदेश में हमें जो लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा खराब स्थिति पूर्वांचल की होगी। आपने देखा होगा कि अभी जो रैली हुई है उसमें आनन फानन में उसकी भीड़ को देख करके भाजपा ने 4 राज्य को 4 भागों में बांट करके इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया है। पश्चिम की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, इसके बाद ब्रज प्रदेश की जिम्मेदारी एक नेता को दी गई है, काशी और अवध प्रांत की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। तो इनको ये लगता है कि ये सदैव ये नेता गुल खिला देंगे, लेकिन जब इनकलाब आने को होता है तो आ ही जाता है। लाख कोशिश करें, जब बदलाव के मूड में जनता, आपने देखा होगा कि मोदी की सभा में बेरोजगार युवकों ने नारेबाजी कर दी, और ऐसे हालात में नारेबाजी कर दी जबकि मोदी को एक क्रूर नेता के रूप में देखा जाता है, और ये माना जाता है कि जो योगी के खिलाफ जो बोलेगा, योगी मोदी के खिलाफ, वो जेल जाएगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, है ना। और निश्चित तौर पे सरकार ने जो दमन का जो तरीका अपनाया है, एक तरह से कह लीजिए कि आपने देखा होगा कि ढेर मतलब कि योगी के कार्यकाल में जितना पत्रकारों पर जुल्म ढाया गया, जितना दमन किया गया, आज़ादी के बाद इतना केस मुकदमे और इतना जुल्म की इंतहा कभी नहीं हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया में काम करने वाले जो पत्रकार चुप हैं, खामोश हैं, उनकी मजबूरी है कि मोदी के फेवर में लिखना। उसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में सरकार के प्रति घृणा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है ना, कि और जितने किसानों पत्रकारों के हित में जितने
आयोग बने, उसको एकदम कह लीजिए कि मृतपाय बना दिया। तो इसका जो असर जो है, खास तौर पे जो दबाव है, पूर्वांचल का जो दबाव है, और देखिए दो बड़ी बातें हैं। पूर्वांचल में यूपी जीतने का मतलब पूरे देश को जीतना है ना, और इतनी बड़ी आबादी में इतनी ज़्यादा सीटें हैं, और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, पश्चिम में रालोद के साथ जो इनका गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि ये इस सरकार को बेदखल करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये किसानों की जीत है? तमाम सारे दबावों के बीच में जो ये निर्णय हुआ मोदी की तरफ से या घोषणा हुई, ये किसानों की जीत है? देखिए, मेरा यह कहना है कि ये किसान इसे अपनी जीत नहीं मान रहा है। किसान हार जीत की लड़ाई ही नहीं लड़ रहा था। किसान तो यूं कह लीजिए कि अपने को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, क्योंकि अगर तीनों कृषि कानून लागू हुए होते तो वो कहीं का न रह जाता, अपने ही जमीन पर वो गुलामों की तरह से उसकी स्थिति हो जाती। अच्छा, और उसका जो अनाज है औने पौने दाम पर बिकता। जिस तरह से सेब बिक रहा है उसी तरह से धान गेहूं भी बिकता और सब्जियां भी बिकती। जो नेचुरल ढंग से जो खेती किसानी हो रही थी उस पे सब ग्रहण लग जाता, विदेशी कंपनियां आती और मनमानी करती, और जब चाहती दाम बढ़ा देती, जब चाहती घटा देती, मुनाफा कूटती और लेकर के चली जाती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी किसान नेताओं ने तमाम तरह से शंका जाहिर की, और राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद में इसकी वापसी का बिल नहीं आएगा तब तक हम उसको आंदोलन को हटाएंगे नहीं। तो क्या ये मोदी के प्रति अविश्वास है कि मोदी? जी बिल्कुल है कि देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मोदी की कथनी करनी पर लोगों को यकीन नहीं रह गया है, इस सरकार की जनता को यकीन नहीं रह गया है। कि आप ही ने सुना होगा कि इस सरकार ने वादा किया था कि खाता खुलवा लीजिए, 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन कितने लोगों के पास 15-15 लाख रुपए है? अमित शाह ने तो कहा जुमला है। हाँ, और उसके बाद इस सरकार ने कहा कि किसानों का आय दोगुना कर देंगे। दोगुना क्यों, आधा हो गई किसानों की आय। तो इस तरह के जुमले मोदी जी अक्सर फेंकते रहते हैं। अब देखिए, जब तक रसोई गैस जो था उसकी कीमत पहले 600-700 रुपए, 650 रुपए हुआ करती थी, लेकिन जब से उज्ज्वला लेकर के आ गए तब उसका दाम 1000 हो गया, है ना। तो कितने लोग लकड़ी पर बना कितने हम फिर वहीं चले आए। मतलब कि आपको मैं बताऊं कि मैं अभी गांव में गया था, पहली बार ये कहती है कि धुआं से मुक्ति के लिए इतना बड़ा क्रांतिकारी, इतना बड़ा प्रचार हुआ, तमाम अखबारों में बैनर पंपलेट छपा, और 1.5 रुपए में गोईठा बिक रहा है गांव में, एक हाँ, एक। तो 1.5 रुपए में गोईठा, जिसको उपला कहते हैं, बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी, मतलब कि गैस कौन खरीद रहा होगा। जाहिर है कि मैंने गांव में पता किया तो पता चला कि ढूंढा जा रहा कि गोईठा किसी के पास है कि नहीं, लकड़ी है नहीं है। और खाना बनाना इतना महंगी गैस हो गई है। आपने देखा कि पिछली सरकारें किसानों को डीजल खरीदने के लिए सब्सिडी दिया करती थी, है ना। अब स्थिति ये हो गई कि मैंने अभी हाल के दिनों में कई गांव का दौरा किया, तो वहाँ के किसानों ने बताया कि अभी हम लोग डाई का खाद इतना महंगा हो गया, यूरिया खाद की कीमत मिल नहीं रही है, 1.5 गुना हो गया, लाइनें लगानी पड़ रही है। कि किसानों का MSP आपने 1940 रुपया रखा है, 1000 में 1200 रुपये में धान नहीं कोई खरीद पा रहा है। तो सवाल है कि इतना अंतर है। 5% किसानों को आप समर्थन मूल्य दे करके आप दावा ठोकते हैं। वो भी मैं बताऊं कि चंदौली में मैं गया था, भाई कई किसानों से मेरी बात हुई, 3-3 साल से उनको धान का भुगतान ही नहीं हुआ है। तो विजय जी, एक चीज़ बताइए कि अंततः जो है ये जो घोषणा मोदी जी की तरफ से हुई और किसान नेताओं ने फिर से उनके पाले में गेंद डाल दी, तो इसका क्या परिणाम होने वाला है? देखिए, एक चीज बता दूं कि अगर इस चुनाव के दौर में मोदी जी का अगर ये दावा जुमला साबित होता है तो हर जगह से सरकार की जमानत जब्त हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि हर बार की तरह कभी क्योटो बनाने का जैसे जुमला छोड़ देते हैं, बनारस आते हैं कि क्योटो बनाएंगे, तो कभी कोई जुमला, तो इसमें जुमला नहीं चलेगा।
है ना। इसमें आपको यथार्थ के धरातल पे काम करना पड़ेगा और जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। और हम समझते हैं कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो जुमले से देश चला रहे थे अभी तक, है ना, लेकिन अब जुमले से देश नहीं चलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद विजय विनीत जी। आपने अभी देखा कि हमारे बीच विजय विनीत जी ने किसान आंदोलन को लेकर और तीनों कृषि बिल वापसी को लेकर मोदी जी की घोषणा पर जो तबसरा किया, वह निश्चित रूप से हमारे बीच में जो बहसें चल रही हैं उनकी दिशा में, उनके निष्कर्ष की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोग के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच बना सकें। शुक्रिया।